जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। ये आपका लेक्चर 1 है। इसी के पहले हमने कुछ एक लेक्चर और दिया था और आपसे कहा भी था कि उस लेक्चर में आपको यह जानकारी दी गई थी कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री को कितने फेसेस में बांटा गया है, टाइप ऑफ केमिस्ट्री क्या है, डेफिनेशन क्या है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या आवश्यकता है, ऐसी तमाम बातें हमने इससे पहले के लेक्चर में आपसे स्पष्ट रूप से की है। आज बच्चे, आज से प्रारंभ हम करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बिल्कुल छोटी सी अवधारणा पर छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सरल सा कॉन्सेप्ट है, लेकर हम आज आपसे बात करेंगे। धीरे धीरे करके हम यही लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आगे आपसे बात करेंगे। पहली बात करें इस लेक्चर पर तो बच्चों आप देखते हैं हम बात कर रहे हैं द्रव्य की, हम बात करेंगे पदार्थ की, हम बात करेंगे मैटर की। तो बच्चों पदार्थ क्या है या जिसे हम द्रव्य कहते हैं। बच्चों आपको पता होना चाहिए पदार्थ या द्रव्य दोनों एक ही चीज होती हैं, लेकिन जो हम बोलने लगते हैं ना कि द्रव, द्रव जिसे हम इंग्लिश वर्ड में ही बोलते हैं लिक्विड फॉर्म, तो द्रव एक अलग फॉर्म होता है और द्रव्य एक अलग फॉर्म होता है। तो हमें जानना है कि पदार्थ क्या है। तो हम बता दें आपको बच्चों कि ब्रह्मांड में जो भी है सबका सब पदार्थ ही है। क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पदार्थ के पहचानने की दो कला है। पदार्थ का एक क्वालिटी होती है, अगर किसी आपको जानना है कि पदार्थ क्या है, पदार्थ को हम कैसे पहचाने, तो इसकी पहली क्वालिटी होती है कि पदार्थ वो होता है जिसके पास बच्चों आयतन हो, जिसके पास बच्चों वॉल्यूम हो। जिसके पास वॉल्यूम होता है या जिसके पास आयतन होता है वह पदार्थ होता है। दूसरी बात बच्चों, जिसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो। द्रव्यमान का मतलब है बच्चों मेरे जिसका कुछ ना कुछ मास हो। मतलब पदार्थ का कहने का मतलब पदार्थ तो वह वस्तु है जिसका कुछ आयतन हो या जिसका कुछ द्रव्यमान हो। तो हम समझ जाएंगे बच्चों कि आयतन और द्रव्यमान जो रखता है वही पदार्थ कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आयतन का मतलब है, आयतन का मतलब है स्थान घेरने की क्षमता। आयतन का मतलब है स्थान घेरने की क्षमता। जो स्थान घेरने की क्षमता रखता है वही आयतन कहलाता है। अर्थात ऐसी तमाम वस्तुएं जिसमें स्थान घेरने की क्षमता हो या जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो। डियर बच्चों, आपको ये हमने ये रख दी, पेंसिल मार्कर रख दिया। आप देखिए इस स्केच को, आप देखते हैं कि यह स्केच आपकी कुछ ना कुछ स्थान तो घेर ही रही होगी, और यदि हम इसको तौल देखें तो इसका कुछ ना कुछ वजन भी अवश्य होगा। तो कहने का मतलब है मार्कर भी, आज हमारी ये स्केच भी है, यह भी हमारा क्या है, हमारा पदार्थ है। इसी प्रकार जिस मोबाइल से या जिस एलसीडी टीवी से आप पढ़ रहे होंगे वह भी क्या है, पदार्थ। क्यों है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा, अर्थात उसका मात्रा होगी, उसको तौल सकते हैं, और वह कुछ ना कुछ स्थान घेर रही होगी। ठीक है। जो दीवार में लगी टीवी है वो भी दीवार का कुछ हिस्सा घेरती है और उसका कुछ ना कुछ वजन होता है। तो जिसका आयतन हो और जिसका मास हो, वॉल्यूम एंड मास, जो दो चीजें रखता हो वह समझ लीजिए आपका पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। ऐसा कुछ भी चीज हो, मैंने कह दी टीवी हुई, लकड़ी हुई, बुक है आपकी, समझ रहे, ऐसे कुछ भी चीजें हों सब के सब आपके पदार्थ का है। कुर्सी, मेज, चम्मच, फैन, लाइट, टीवी, कूलर, फ्रिज, पंखा, कुछ भी हुआ सब के सब आपके क्या हैं, पदार्थ हैं। क्यों है पदार्थ बच्चों, क्योंकि ये सब के सब कुछ ना कुछ स्थान घेरते हैं, उनका कुछ ना कुछ वजन होता है, इनको तौला जा सकता है। ठीक, आइए बच्चों आगे बात कर लें हम इसके आपसे। तो देखिए दिखाई दे रहा होगा, लाइट बंद हो गई, परेशान नहीं होंगे। लो फिर स्टार्टिंग हुआ ना,
समझ में आई बात बनी? चलो आगे देखते हैं बच्चों। यहां मैंने हेडिंग आपके लिए डाली क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थों का वर्गीकरण। बच्चों आपने पदार्थ के बारे में काफी जानकारी क्लास 9th में भी ली होगी। उसी 9th से संबंधित थोड़ा सा लेसन है आपका शुरुआत में, फिर धीरे धीरे हम कल के लेक्चर में लेके आएंगे। क्या पता है, तुल्यांक की भार ज्ञात करना, मिलीग्राम तुल्यांक ज्ञात करना या ग्राम तुल्यांक ज्ञात करना, ऐसी चीज लेके आएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं केवल मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में ही। तो डियर आप देखिए मैटर क्या कहता है। हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मतलब पदार्थों का वर्गीकरण। तो देखो डियर बच्चों, पदार्थ को या मैटर को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक कैसे कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम देखकर बताते हैं कि सर ऐसा है, वो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको हम देखकर नहीं बता सकते हैं, तब समस्या उत्पन्न होती है। जिनको हम देखकर बता देते हैं वो फिजिकल कहलाते हैं, और जिनको नहीं देख पाते हैं केमिकल कहलाते हैं। देखने का मतलब हम कुछ पदार्थ देखते हैं, कुछ ठोस होते हैं, कुछ को देखते हैं कुछ एक गैस के रूप में होते हैं, कुछ को देखते हैं कुछ द्रव के रूप में होते हैं। देखकर बताते थे कि ये पत्थर है सर जी, तो ये ठोस होगा, ये पानी है सर जी द्रव के रूप में है, सर जी ये गैस है। ऐसी चीजें बता देते नहीं, देख कर ही तो बताते हैं। तो जो चीजें हम देख कर बता दें बच्चों, जो चीजें हम देख कर बता दें, समझ जाइए वो फिजिकल क्लासिफाइड है। उसका मतलब भौतिक आधार पर पदार्थ को बांटा गया है। और केमिकल जिनको हम देख ही ना पाए कि शुद्ध पदार्थ है क्या शुद्ध पदार्थ है, देख पाते हैं कि शुद्ध पदार्थ को हमें परीक्षण करना पड़ता है कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, तभी हम बता पाते हैं। दूध को भी पता लगाना पड़ता है कि शुद्ध है कि अशुद्ध, लैक्टोमीटर से उपयोग करते हैं ना हम, दूध से को नापते ही नापते हैं। इसी प्रकार हमें जो दिखाई दे सो फिजिकल रूप है, ना दिखाई दे केमिकल रूप है, खत्म, इतनी सी बात है। तो फिजिकल रूप से पदार्थों को कई भागों में बांटा गया। सबसे पहले है आपका ठोस, फिर इसके बाद है आपका द्रव, इसके बाद है आपका गैस। इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए और दो वर्डों को जानिए। यहां पर एक बार जानिए, ध्यान देना, अंतरा आणविक बल, ठीक। और एक जानना आप अंतरा आणविक दूरी। दो चीजें जानना है कि अंतरा आणविक बल क्या होता है और अंतरा आणविक दूरी क्या होती है। इस चीज को जानेंगे हम। अगर अंतरा आणविक बल की बात करें तो सीधी सीधी बात है, वो कह रहा है अंतरा आणविक इंग्लिश बड़े बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्स, इंटर मॉलिकुलर फोर्स और इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस। तो अंतरा आणविक बल का मतलब है अंदर अणु के बल, मतलब इंटर मॉलिकुलर फोर्स, अणुओं के अंदर जो बल लगता है उसे बोलते हैं अंतर आणविक बल। जैसे चलो ठोस में हम बात कर ले, चर्चा कर ले आपसे। देखो ठोस कैसे होंगे, एक कण ये होगा दूसरा बिल्कुल चिपक के होगा, ऐसे ही बनते चले जाएंगे वो, इस प्रकार ही होंगे। ठोस कैसे होंगे, जैसे हम बना रहे, ये क्या होंगे, ठोस होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आप खुद देखिए ठोस के इस अणु और इस अणु के बीच देखिए कुछ जगह है क्या, मतलब ठोस का एक अणु और दूसरा अणु के मध्य बिल्कुल दूरी नहीं होती, मतलब अणुओं के अंदर दूरी बहुत कम होती है। अर्थात ठोस के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल बहुत अधिक होता है, जिससे अंतरा आणविक दूरी बहुत कम हो जाती है। बल देखो बहुत लगा रहे क्लोज इतना, जैसे लिए यहां से खूब कस के लगा रहे हैं हनके, तो अंतरा आणविक बल क्या होगा, अधिक होगा। तो अंतरा आणविक दूरी क्या होगी, बहुत कम होगी। इसका मतलब है ठोस जो होते हैं, हाई स्कूल 9 से पढ़ते आए हैं कि ठोस का मतलब है जिनका आयतन और जिनका आकार दोनों क्या हो, निश्चित हो।
दोनों जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, समझ जाइए ठोस कहलाते हैं वो। इसी प्रकार से हम गैस देखें, वो द्रव देखें, तो द्रव को आप अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं द्रव के बारे में? क्या जानते हैं द्रव के बारे में? द्रव का मतलब है एक अणु इधर होगा, इससे थोड़ी दूरी पर होगा, और थोड़ी दूरी पर, और थोड़ी, मतलब इस प्रकार गैप होगा। जैसे कि पानी होता नहीं होता द्रव, दूध, पेट्रोल, डीजल, सबके सब क्या है? द्रव ही तो है। इनका आयतन तो निश्चित होता है, आयतन तो क्या आपका निश्चित है, लेकिन आकार जो होगा वो निश्चित नहीं होता। क्योंकि आयतन तो मतलब घेरने की क्षमता, जितना वो घेर रहा है आपकी बाल्टी में उतने स्थान घेरेगा कप में, सीधी सीधी बात है। आयतन तो निश्चित होता है बट आकार निश्चित नहीं होता है। बात समझ आ गई? इसी प्रकार गैस की कहें तो आप अच्छे से जानते गैस में क्या होता है। क्या होता है गैस में? अगर एक अणु इसका यहाँ है तो एक भैया यहाँ है, एक भाई साहब यहाँ है, एक भाई साहब यहाँ है, एक भाई साहब लाहौर में, तो एक भाई साहब इंग्लैंड में, तो ये गैस के कण हो लेंगे। और गैस के जब कण होते हैं तो आप जानते हैं गैस में होता क्या है कि ना तो आकार और ना ही आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते, अर्थात अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि ठोस के आकार तथा आयतन निश्चित, द्रव का आकार तथा आयतन अनिश्चित, इस और गैस का में द्रव का आयतन निश्चित, आकार निश्चित, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक, अब आइए केमिकल क्लासिफाइड कैसे करते हैं, तो यहां थोड़ी समझा दे रहा हूं, बाकी विथ डेफिनेशन के अच्छे से अगले पेज पर समझाएंगे हम आपको। आइए बात करें अच्छे से आपसे। देखो पहले उन्होंने क्या कहा, आइए बात और अच्छे से कर ले रहे हैं हम। अब देखिए केमिकल क्लासिफाइड का मतलब है शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ का मतलब जिसमें कोई मिलावट ही ना हो, और अशुद्ध पदार्थ का मतलब है जिसमें कुछ मिलावट होती है। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं आपके सबसे पहले एक आता है तत्व, और एक आता है डियर आपका यौगिक। लेकिन अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत केवल अशुद्ध ही, मतलब जिसे हम बोलते हैं मिश्रण, यही जानकारी आपको मिलती है। अब हम इन पर चर्चाएं करने ले रहे थोड़ा सा अच्छे से। चलिए आइए आइए डियर बच्चों, हम बात कर रहे हैं प्योर सब्सटेंस के। और प्योर सब्सटेंस में बच्चों सबसे पहले आपका था तत्व, जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स। हम कहेंगे एलिमेंट्स है क्या, तत्व किसे कहते हैं, इस पर हम चर्चा आपसे कर ले रहे हैं। ठीक, तो ध्यान देना, तत्व का मतलब होता है जो एक ही प्रकार के अभिकर्मक से बनते हैं। ध्यान देना, एक ही प्रकार के अभिकर्मक से जो बनते हैं, ठीक है, जो एक ही प्रकार के अभिकर्मक से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। इस बात ध्यान देना। जैसे एग्जाम्पल बता दें आपको, जैसे एग्जाम्पल में आप खुद देखें, जानते भी हैं समझते हैं। जैसे हमने कह दिया H तो ये भी तत्व कहलाएगा। ये जैसे हमने कह दिया H2 तो भी तत्व कहलाएगा। क्यों? क्योंकि H2 क्या है, एक ही प्रकार के H से ही मिलकर बना है। जैसे हमने कह दी O तो ये भी तत्व है, और जैसे हमने कह दी O2 तो भी ये तत्व है। क्यों? क्योंकि एक ही प्रकार के तो हैं। यहाँ बट इसको समझना, एक ही प्रकार के अभिकर्मक से मिलकर बने हो, किसी अन्य से नहीं, एक ही प्रकार। जैसे हमने कह दी P4 तो क्या कहलाएगा, ये तत्व कहलाएगा। क्यों? केवल P अर्थात फास्फोरस 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 के ही तो मिले हुए हैं, कि फास्फोरस के अलावा कोई अन्य तो है नहीं, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक ही प्रकार का तत्व। जैसे हम कहते हैं S8 तो केवल क्या, एक ही प्रकार के हैं, ये कोई अन्य परमाणु तो है नहीं इसके साथ, कोई अन्य रीजेंट तो है नहीं, केवल एस 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 ही तो मिला है, केवल एक ही प्रकार के हैं। तो ऐसे सभी तमाम ETC कोई भी हो,
सभी के सभी क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। इसी कारण तत्व को देखो हमने कहा ना, तत्व क्या है? शुद्ध पदार्थ है। क्या है? शुद्ध पदार्थ है। अब आइए हम बात करें छोटी सी आगे। शुद्ध पदार्थ के एक अंतर्गत आपको पता हो एक नई हेडिंग थी आपकी। आइए बच्चों अब बात करेंगे यौगिक की, क्योंकि तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ के ही पार्ट हैं। अब हम बात करें बच्चों कि यौगिक क्या है, तो चलो कोई बात नहीं, जान ले रहे। यौगिक का मतलब होता है हम यहां लिखता हूं थोड़ा सा, हमने कहा यौगिक वे पदार्थ हैं, सुनना समझना, यौगिक वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक अभिकर्मकों को एक निश्चित अनुपात में संयोग से बनते हैं। निश्चित अनुपात में संयोग से बनते हैं, इस बात को जानना। मतलब कंपाउंड की अगर डेफिनेशन की बात करें बच्चों, तो कंपाउंड का मतलब है जो दो या दो से अधिक अभिकर्मकों की एक निश्चित अनुपात बनते हैं। और तत्व का मतलब क्या कहूं? तत्व का मतलब है जो एक ही प्रकार के अभिकर्मक से बनते हैं। तत्व का देखो दोबारा सुन देख लीजिए परिभाषा को अच्छे से आप। तत्व का मतलब क्या? एक ही प्रकार के अभिकर्मक। और यौगिक का मतलब क्या? दो या दो से अधिक अभिकर्मक होने चाहिए। यौगिक में दो या दो से अधिक अभिकर्मक लगते हैं और तत्व एक ही प्रकार के अभिकर्मक ही होते हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों, और दो या दो से अधिक अभिकर्मक एक निश्चित अनुपात में, उनका रेशियो जो हो वो फिक्स हो। उनका रेशियो क्या हो? फिक्स। और यहां क्या होता था? एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते थे और यहां रेशियो क्या होगा इनका? फिक्स। जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यही भी यौगिक है, इसका रेशियो फिक्स है। H2O ये भी है, H2NH3 ले ले हम, CH4 ले ले हम, ऐसे तमाम कोई भी कंपाउंड आप ले लीजिए, सभी के सभी यौगिक कहलाएंगे। जैसे H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ, HCl हुआ, तमाम कंपाउंड आपके होते हैं जो हमेशा यौगिक एक निश्चित अनुपात से ही मिलकर बनता है, लेकिन इसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक हो। जैसे हमने लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो ई में एक अभिकर्मक कार्बन है, एक अभिकर्मक ऑक्सीजन है, तो दो अभिकर्मक भाई ई में देखा तो एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, तो तीन अभिकर्मक हुए। इसमें दो हाइड्रोजन तीन अभिकर्मक हुए। इसमें देखो दो हाइड्रोजन एक सल्फर चार ऑक्सीजन, तो इसमें कितने? चार एक पांच दो सात, सात अभिकर्मक। दो अभिकर्मक भी हो सकते हैं, दो से अधिक अभिकर्मक भी हो सकते हैं। बात क्लियर है? अगर बात क्लियर हो चुकी हो आपकी, तो हम बात करने ले रहे हो अशुद्ध पदार्थ पर। किस पर बात करेंगे? अशुद्ध पदार्थ। आइए बच्चों, हम बात किस पर कर रहे हो? हम बात कर रहे हैं बच्चों अशुद्ध पदार्थ पर। किस पर बात करेंगे बच्चों? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ का मतलब रहता है जिसमें कुछ अशुद्धियां मिली हों। वो अशुद्धियां का मतलब है वो कब अशुद्धियां बनेंगी? जब वो किसी चीज का मिश्रण होगा, अर्थात जब वो किसी चीज का इंग्लिश वर्ड में कहें तो वो मिक्सचर होगा, तभी वो अशुद्ध पदार्थ बनेगा, इम्प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है, तो अशुद्ध पदार्थ अर्थात मिश्रण जो होता है वो दो टाइप का होता है डियर, यहां सुनना ध्यान से। एक होता है समांगी और एक होता है बच्चों विषमांगी। समांगी का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर और विषमांगी का मतलब होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही अभी? होमोजीनियस का मतलब होता है समांगी मिश्रण और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है विषमांगी मिश्रण। मतलब अशुद्ध पदार्थ होता है। देखो मिश्रण तो आप जानते हैं, आप पानी उठाइए उसमें खड़िया घोल दीजिए, आप पानी ले लीजिए उसमें आप शराब घोल दीजिए, आप पानी लीजिए उसमें मिट्टी घोल दीजिए, कुछ भी आप घोल दीजिए, बस मिश्रण बन गया। या अरहर और चना की दाल लीजिए, मिश्रण कर दीजिए, समझ रहे? बालू पत्थर ईंट सबको इकट्ठा कर दीजिए, या काजू वाली नमकीन, सेव वाली नमकीन,
ये तमाम प्रकार के नमकीन है, उन सबको मिला दीजिए तो मिश्रण बन गया। तो मतलब मिश्रण का मतलब आप अच्छी जानते हैं, लेकिन हम डिटेलिंग में ले मिश्रण तो थोड़ा हमें आप समझ दीजिए। देखिए आइए हम आदि डिटेलिंग में लें बच्चे, तो बिल्कुल सिंपल सपोज देखो हम बात क्या करेंगे। देखो यहाँ, देखो ध्यान से देखो, कहीं मत देखो बच्चों, कहीं मत देखो प्लीज प्लीज। देखो यहाँ देखो, समांगी मिश्रण। सपोज दैट ये हमने एक कप लिया या ये कोई गिलास लिया, और इस गिलास में हम सपोज दैट क्या भरे हुए हैं, वाटर। क्या रखे हैं इस गिलास के अंदर, हम वाटर भरे हुए हैं। और वाटर में हमने सपोज दैट इथाइल एल्कोहल मिला दिया। क्या मिला दिया, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल समझ ना, पानी C2H5OH। तो जैसे ही ये ऐसा छोड़ो, इसको मान लो छोड़ो, ये लिया हमने दूसरा गिलास लिया सपोज दैट, समझो अच्छे से बस और समझो। इस गिलास में हमने सपोज दैट पानी भर दिया H2O, और इसके अंदर हमने क्या रखा, चीनी। बोले तो शक्कर नहीं जानते हो, गर्मी चल रही है, सब कुछ शरबत पी रहा होगा आजकल नींबू के साथ, क्या मस्त तरीके से, अरे वाह। उस तरह पर जैसे पानी में हमने चीनी मिलाई शरबत बनाने के लिए, और हमने जब शरबत बना लिया, क्या बन गया, ये शरबत बन जाएगा बढ़िया मीठा मीठा। जैसे चीनी पानी में मिलाएंगे और शरबत जैसे ही बन जाएगा, और फिर जैसे ही हम इसको चखेंगे, जैसे ही हम इसको पिएंगे, आहा क्या बात है। तो हमें क्या लगेगा, चाहे हम यहाँ का इधर का पिए, चाहे इसके थोड़े नीचे का पिए, चाहे इसके और थोड़े नीचे का, स्वाद हमें समान मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जब पहले हम पी लें तो हमें स्वाद ज्यादा मीठा लगेगा, कि बाद में मम्मी को दे तो कम मीठा लगेगा, उनको पापा को दे तो और थोड़ा कम मीठा लगेगा। नहीं, स्वाद समान होगा। स्वाद कैसा होगा, समान। इसका मतलब है समांगी मिश्रण है, मतलब जिसके अवयव कैसे हों, समान हो, वही कहलाता है समांगी मिश्रण। और आप बता दें, और इसी प्रकार हम विषमांगी मिश्रण की बात कर दें, विषमांगी मिश्रण। तो देखो आपने ये गिलास लिया सपोज दैट, और इस गिलास में वैसे ही पानी भरा H2O, लेकिन अब की बार हमें इसमें मिट्टी मिला दी, धूल को लाए मिला दी, और घोल दिया चम्मच से बार बार। और फिर सपोज दैट हमने पीने का प्रयास किया इसको, तो ऊपर वाला कम मटमैला लगेगा, नीचे वाला और मटमैला लगेगा, और सबसे नीचे वाला और मटमैला लगेगा। अर्थात हर जगह से स्वाद असमान होगा, अलग अलग होगा, स्वाद सही नहीं मिलेगा। अर्थात सीधी सीधी सी बात है, जिसमें अवयव समान ना हो, जिसमें अवयव समान ना हो, वह कहलाता है विषमांगी मिश्रण। वह क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण। बात समझ में आई, समांगी मिश्रण। हम एग्जाम्पल दे दें, देखो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया CCl4 और प्लस में लगा दिया H2O, तो ये कहलाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, सही नहीं लिखा अभी इसको, मिक्सचर। ठीक, और हमने ले लिया C2H5OH, पुच्ची, अरे शराब, जिसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। समझ बात को। तो ये दो मिश्रण हैं आपके, इनको बहुत अनिवार्य है आपको जानना। तो हमने आपको यही अभी आपको आज बताया कि सबसे पहले हमने आपको जानकारी दी कि पदार्थ क्या है। पदार्थ दो टाइप का होगा, आयतन और द्रव्यमान जिसके पास होता है वह पदार्थ होता है। ठीक, ठोस द्रव गैस क्या है, शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ तत्व मिश्रण, तमाम चीजों के हमने विद एग्जाम्पल के आपके दिए हैं। ये सभी देखिए बच्चों, ये आपके तत्व क्या है, ये आपका यौगिक क्या है, दिख रहा हो अच्छे से। तो ये सभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया। आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर सही लगा होगा। ठीक है, तो यही आशा ही कर सकते हैं, बाकी तो आप जानते हैं क्या होना है क्या नहीं होना है। चैनल आपकी है, लेकिन हाँ इतना ध्यान देना, ये अभी आपका लेक्चर 1 है। लेक्चर 2 में एक्वावेलेंट वेट निकालना हम सीखेंगे। छोटा लेक्चर है मानते हैं,
हमने स्वयं छोटा किया कि हम नहीं चाहते हैं कि ये बड़ा लेक्चर हो, आप आसानी से आराम से पढ़ें और पूरा आप इसको अच्छे से फेयर में भी देखेंगे, मतलब फेयर भी लिखेंगे और किताब में भी देखेंगे तो आपको पूरा सेम टू सेम मिल जाएगा अच्छे से। ठीक, मिलते हैं हम आपसे फिर दोबारा लेक्चर 2 पर। जय हिंद, जय हिंद। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे हम ज्ञात करते हैं, इस तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे कि किसी अम्ल का तुल्यांकी भार या किसी क्षार का तुल्यांकी भार या किसी लवण का तुल्यांकी भार हम कैसे ज्ञात करते हैं। ऐसी तमाम बातें हम आज चर्चा आपसे करेंगे। लेकिन तुल्यांकी भार ज्ञात करने से पहले आपको कुछ पुरानी बातें रिवाइज करा दूं मैं। तो कुछ आपको परमाणु भार याद होना अति अनिवार्य होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है तो आप जानते हैं 1। इस तरफ लिथियम का कितना होता है तो आपको याद होना चाहिए 7। ठीक, ऑक्सीजन का कितना होता है तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ऑक्सीजन का कितना होगा 16। नाइट्रोजन का आप देखें तो आपको पता होना चाहिए 14। ठीक, इसी प्रकार नाइट्रोजन के बाद यदि आप लें तो सोडियम का लें 23। ठीक, मैग्नीशियम का लें तो आपके पास पता होना चाहिए 24 होता है। इसी प्रकार आप देखें तो सल्फर का आपको पता होना चाहिए 32, कैल्शियम का आपका 40, एल्यूमिनियम का आपका पता होना चाहिए। सभी के भार यदि आपको पता होंगे तो सब कुछ आप अच्छे से या आसानी से कुछ कर सकते हैं। कैल्शियम का हमने 40 लिख दिया। जैसे एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, परमाणु भार 27 होता है। इसी प्रकार Ag 108, कॉपर 63.5, क्लोरीन 35.5। ऐसे तमाम तत्व के हमें कुछ एटॉमिक वेट याद होना अति अनिवार्यता होती है कि हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, लिथियम का 7, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, कैल्शियम 40, एल्यूमिनियम 27, Ag 108, कॉपर 63.5, क्लोरीन 35.5। ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके हमें एटॉमिक वेट होना अति अनिवार्य था। क्योंकि आप देखते हैं हेडिंग डली है तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात करना, तो पहले ओनली द्रव्यमान तो हमें पता हो सभी का, तभी तो हम तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो टीचर किसी भी चीज़ का तुल्यांकी द्रव्यमान यदि हमें ज्ञात करना हो तो पहले उसका हमें द्रव्यमान ज्ञात करना बनता होना चाहिए। जैसे कि हम आपसे कह दें किसी चीज़ का तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए, जैसे हमने सपोज दैट एग्जाम्पल कहा NaCl का मैं ओनली परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो NaCl का यदि परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है तो पहले Na का भी पता होना चाहिए, Cl का पता होना चाहिए, दोनों को आप जोड़ दें। जैसे सोडियम का कितना होता है 23, ऊपर लिखा भी है, और प्लस लगाएंगे Cl का कितना होता है 35.5। ठीक, दोनों को आप जोड़ेंगे तो 58.5 आ जाएगा। समझ बात को। जैसे हमने कहा H2SO4 का भार निकाल के दिखाइए आप, तो पहले हमें H का पता होना चाहिए, S का भी पता होना चाहिए, O का पता होना चाहिए, सभी को जोड़ देंगे। तो एक H का कितना होता है 1, और 2 है तो 2 का मल्टीप्लिकेशन, प्लस S का कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन कितना हो 16 × 4। अगर आप पूरा टोटल करेंगे तो 98 निकल के आएगा। मतलब सीधी सीधी बात है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, जो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि परमाणु भार कैसे निकालते हैं। क्लास 9th में भी हम सीखे हैं कि जो भी तत्व हो उसके परमाणु भार को लिखकर आपको जोड़ना पड़ता है, आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इनको आप याद करेंगे तभी आपको कुछ चीज़ें बनेंगी। अब आइए हम बात करें यदि अम्लों के तुल्यांकी द्रव्यमान पर, तो चाहे अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात करना हो या किसी क्षार का तुल्यांकी ज्ञात करना हो, ज्ञात करने में कोई समस्या नहीं है।
किसी भी चीज़ का तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे, सबसे पहले उसका, अगर तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो उससे पहले उसका नॉर्मल द्रव्यमान पता होना चाहिए हमें। अम्ल का ज्ञात करना है तो अम्ल का भार पता होना चाहिए, क्षार का ज्ञात करना है तो क्षार का भार पता होना चाहिए, लवण का ज्ञात करना है तो लवण का भार पता होना चाहिए। जैसे कि हमें अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो हमें पता होना चाहिए क्या, अम्लों का भार, और डिवाइड किससे करेंगे पता है, H प्लस की संख्या से। इस बात को हमेशा ध्यान देना, H प्लस की संख्या से। जैसे सपोज दैट हमने कहा HCl का बताओ आप, हमने क्वेश्चन कह दिया HCl क्या है, हमने कहा HCl एक अम्ल है। कैसे पहचाना, क्योंकि HCl के पास H है, इसलिए हमें समझ में आ गया कि HCl अम्ल है। HCl क्या है, एक अम्ल। कैसे पहचाना, क्योंकि HCl के पास क्या है, H है, सो अम्ल है। इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो इसके पहले सबसे पहले से क्या होना चाहिए, भार पता होना चाहिए। तो H का निकालेंगे तो 1 और Cl का होता है 35.5, टोटल कितना आएगा 36.5, भार आ गया। अब किसका निकालना है, तुल्यांकी भार को हमेशा E से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, E से। तो किसका निकालना है, HCl का, तो सपेक्ष में दो EHCl, तो भार कितना है 36.5 बटे कितना, यह है H प्लस देगा, केवल 1 है, तो 1 का हम यहाँ कर देंगे भाग, और टोटल आंसर आएगा 36.5। बस समझ आ गई। इस तरह हम तो कहते हैं आपसे H2SO4 का निकाल के दिखाओ, कोई समस्या नहीं है। अगर H2SO4 का निकालेंगे तो पहले H2SO4 का पता होना चाहिए हमें भार। कैसे पता चलेगा, क्योंकि H का होता है 1 और H कितने हैं 202, प्लस सल्फर कितना होता है 32, यहाँ लिखा हुआ है आप देख लीजिए, ये लिखा है सल्फर का, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितना हो 60 × 4, टोटल करेंगे 98 निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी तुल्यांकी भार निकालना हो तो भार रखेंगे, और यह अम्ल है तो कितना देगा, यह 2H है तो 2 का भाग देगा, तो कितना निकलेगा 49। तो अगर तुल्यांकी द्रव्यमान अम्ल का निकालना हो तो अम्ल का भार बटे H प्लस की संख्या का भाग देते हैं। ऐसे तमाम कोशिका भी आप निकाली, जैसे हमने कह दिया एसिटिक अम्ल का ले लिया हमने ACH3COOH, इसका निकालना है कोई दिक्कत नहीं। पहले इसका निकालेंगे भार, तो भार कैसे निकालेंगे, एक कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 3 प्लस कार्बन कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 16 प्लस ऑक्सीजन कितना होगा 16 और प्लस 1, टोटल जब हल करेंगे तो आएगा 60। अब तुल्यांकी भार निकालना है तो तुल्यांकी भार को हमेशा लिखते हैं E से। किसका निकालना है, CH3COOH का, तो इसका भार रखें, और कितना देता है आपको पता है, केवल ए वाला H देता है, केवल एक ही हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित करता है, इसलिए 1 का भाग देंगे और आएगा 60, ठीक है। जो जितना हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित करता है उसी का निकालते हैं। तो अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने में कोई समस्या नहीं है, कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले अम्लों का भार निकालिए, भार निकालने के बाद उसमें ये देखिए कितने H प्लस त्यागेगा या कितने त्यागेंगे, क्योंकि क्लास 10th से हम पढ़ के आ चले जाते हैं कि अम्ल कितने कौन त्यागता है। समझ बात को, इतना आप कर लिखे होंगे। जैसे आपसे कोई कह देते HNO3 का तुल्यांकी भार है, जैसे आपसे कोई कह देते H3PO4 का, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्यों, HNO3 का कहते हो तो आपको पता है HNO3 में केवल A ही H जाता है, भाग जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएंगे आपके, आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ के भार ना लिखे हो तो मैं यहाँ फिर दोबारा लिख दे रहा हूँ। जैसे फास्फोरस का लिख लीजिए 31 होता है, कार्बन का लिख लीजिए 12 होता है, इसे मस्तिष्क से निकल चुके हूँ, ठीक है। तो आपको अम्लों का तुल्यांकी भार समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे किस पर, क्षार के तुल्यांकी भार पर, कि क्षार के तुल्यांकी भार हम कैसे निकालते हैं। आइए चर्चा हम क्षार पर कर ले रहे हैं, अच्छे से चर्चा। अब आइए डियर, हम क्षार के तुल्यांकी भार पर बात करें तो प्रक्रिया हुई है, क्षार का निकालना हो तो क्षार का भार बटे, अब क्षार में क्या होता है OH माइनस की संख्या, इस बात को हमें ध्यान देना। अगर क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करना हो तो क्षार का भार या क्षार का द्रव्यमान बटे OH माइनस की संख्या का भार। अब क्षार तो सभी जानते हैं, एग्जाम्पल में यदि हम लें जैसे NaOH, जैसे KOH, ये सब के सब क्या है, क्षार ही है। इसका निकालें तो देखो Na का कितना होता है भार 23,
ऑक्सीजन कितना होता है 16, हार्मोन कितना होता है 1, टोटल कर लीजिए 40 आएगा। और इसका तुल्यांक की तरफ मान ज्ञात करना हो, तुल्यांक की तरफ मान क्या करते हैं ई से लिखते हैं, किससे ज्ञात करना है NaOH का, तो ई NaOH, तो भार रखेंगे पहले 40, कितने का भाग देंगे आप जानते हैं कितना OH है इसमें, एक ही है, तो 1 का भाग देंगे, टोटल कितना आएगा 40 ही आएगा। बात समझ गई। इसी प्रकार यहाँ कर लीजिए, के का कितना होगा तो 39, ऑक्सीजन कितना 16, उसका कितना होता है 1, समझा दो 16 1 17 और देखिए 40 56 आ जाएगा इसका, देखो 39 40 और 50 56, और ई की OH ज्ञात करना है, कुछ नहीं तो 56 बड़े कितने का भाग देंगे, एक ही OH है तो 1 का भाग देंगे तो ए भी क्या आएगा 56 आएगा, समझ दो। इसी प्रकार आपसे कहा जाएगा कि CaOH का होल ट्वाइस का, तो इस CaOH का पूरे का परमाणु बाहर निकालेंगे, OH कितने हैं 2, तो 2 का हम इसमें क्या कर देंगे भाग देंगे, इसका मतलब है क्षार का तुल्यांक की द्रव्यमान ज्ञात आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे अम्ल का ज्ञात करना हो चाहे क्षार का, तो पहले अम्ल का ज्ञात करेंगे तो बाहर निकाल के H+ का भाग देंगे, क्षार का ज्ञात करना हो तो बाहर निकाल के OH- की संख्या का भाग देंगे। ठीक है, समझ में बात आ चुकी होगी। आइए चलिए अब हम बात करें लवणों के तुल्यांक भाग, तो लवण का निकालना है तो वही प्रक्रिया, लवणों का भार रखेंगे उस पर पहले निकाल के, बटे क्या करेंगे पता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, चाहे पॉजिटिव की और चाहे नेगेटिव की संख्या का भाग देना है, इस बात ध्यान देना है। अगर प्लस की संख्या का देना तो प्लस की संख्या का, नेगेटिव की देना नेगेटिव संख्या का। जैसे देखो हमने कह दिया NaCl, सरल सा उदाहरण दिया हमने, NaCl का निकालते, Na का पहले बाहर निकाला तो 23, Cl का कितना होता है 35.5, टोटल कितना हो गया 58.5। आप देखिए यह अम्ल तो है नहीं है क्योंकि इसके पास H नहीं है, यह क्षार भी नहीं है क्योंकि इसके पास OH नहीं है, तो बस बचे का लवण, तो बस E of NaCl, तो भार है 58.5। भाग किसका देना, या तो पॉजिटिव की कुल संख्या का भाग या नेगेटिव कुल संख्या। तो आप जानते हैं NaCl को जब भी तोड़ा जाए तो Na+ निकलेगा उसमें या Cl-, तो 1+ का 1- का, तो किसी 1+ का भाग दे दो, चाहे 1- का तो 1 का भाग देंगे, टोटल कितना आएगा 58.5। बस समझे, क्योंकि या तो प्लस की संख्या का भाग या माइनस संख्या, तो 1+ होगा 1- होगा, तो किसी 1 का दे दो भाग तो 1 को भाग दे दो। जैसे हमने कह दिया आपको K2SO4 का निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो क्या निकालेंगे इसका भार, तो देखो K1 का होता है 39 और K2 है 2, प्लस सल्फर का होता है 32, प्लस ऑक्सीजन कितना 16 × 4। ठीक है, हल करेंगे इसको, जब हम हल करेंगे तो 174 आएगा। अब इसमें भाग कितने का देना है, इसमें जितने पॉजिटिव या नेगेटिव संख्या हो, तो देखो 1 के पे 1+, तो 2 के हैं तो 2+ निकलेंगे, इसमें से 2 का भाग देंगे। ये ऐसा देख लीजिए SO4 पे कितना नेगेटिव आएगा, 2 नेगेटिव, तो 2 का भाग देंगे। इस प्रकार ध्यान देना है। जैसे हम तो कहते हैं आपसे कहा है Al2SO4 का होल है, तो ई के पूरे अणु भार निकाल लो, अणु भार निकालने में कितने का भाग देंगे, देखो एक Al पर कितना होता है 3+, तो Al कितने हैं 2, 6 का भाग दे देंगे, खत्म क्या। ये 1 SO4 पर 2- तो 3 SO4 पर 6 का। इस प्रकार ये अम्ल और इस क्षार के तुल्यांकी भार हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अम्लों का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं और क्षार का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं, हमने पहले ही बताया कि जिसका यदि अम्ल का ज्ञात करेंगे तो अम्ल का भार होना चाहिए, ऑब्लिक में H+ का भाग देना चाहिए। अगर क्षार का निकालना तो क्षार का भार होना चाहिए, ऑब्लिक में OH- का भाग होना चाहिए। लवण का ज्ञात करना तो लवण का भार होना चाहिए, ऑब्लिक में पॉजिटिव की संख्या भाग दे दो या नेगेटिव की कुल संख्या का भाग देंगे। इस प्रकार अम्ल क्षार को भाग निकल